वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या और फैक्ट हैं, चलो उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड मीन्स होता है रक्त। दोस्तों इसमें देखेंगे इसके दो पार्ट थे। एक दोस्तों 55% था प्लाज्मा, दूसरा दोस्तों 45% था। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले प्लाज्मा का। प्लाज्मा में दोस्तों इसमें मुख्य रूप से उस दिन देख लिए थे क्या क्या होता है। 90% वैसे लगभग इसमें जल होता है। इसके बाद दोस्तों आज देखेंगे इसमें जो प्रोटीन होती है उनका क्या क्या मुख्य रूप से नाम है। सबसे पहले दोस्तों इसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, जो हमारे ब्लड को जमने में मदद करता है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों एल्बुमिन। एल्बुमिन है दोस्तों। तीसरा है ग्लूमिन है दोस्तों। एल्बुमिन्स है। उसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं, ये दोस्तों प्रोटीन है, इनका प्रोटीन का नाम है। अब देखते हैं दोस्तों सीरम किसे कहा जाता है। सीरम दोस्तों जब हम इसमें से जमने वाले पदार्थ को निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से, तो उसे कहा जाता है सीरम। क्लोटिंग जमने वाले पदार्थ को निकलने के बाद शेष बचे पदार्थ को सीरम कहा जाता है। चलो दोस्तों एक बार रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। इसमें चलो दोस्तों देख लेते हैं। 55% पूरे ब्लड में प्लाज्मा होता है। 45% दोस्तों रक्त कणिका होता है। चलो दोस्तों पहले प्लाज्मा का जो था प्रोटीन का, ये सब रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। फिब्रिनोजिन होता है दोस्तों जो ब्लड को, रक्त को जमने में मदद करता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों एल्बुमिन्स प्रोटीन होता है। तीसरे नंबर पर ग्लूमिन्स प्रोटीन है। सीरम देख लेते हैं दोस्तों, जमने वाले पदार्थ को निकालने के बाद शेष बचे पदार्थ को, जो प्लाज्मा बच जाता है, निकालने के बाद जमने वाले पदार्थ के बाद जो बचता है उसे सीरम कहा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो 45% होता है रक्त कणिका, जिसे ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। चलो देखते हैं इसके। सबसे पहले दोस्तों आरबीसी है, जिसे दोस्तों लाल रक्त कणिका कहा जाता है, या दोस्तों इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट्स है दोस्तों। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं आरबीसी में, आरबीसी का कलर दोस्तों, लाल रक्त कणिका का कलर लाल क्यों होता है। चलो दोस्तों देखते हैं। इसमें दोस्तों
ग्लोबिन हीमोग्लोबिन नामक दोस्तों इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हीमोग्लोबिन का हमारे ब्लड में या रक्त में क्या कार्य होता है। दोस्तों इसी के द्वारा ऑक्सीजन का परिसंचरण किया जाता है हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, इसी के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को इसी के माध्यम से लाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कार्य देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के कार्य, O2 का परिसंचरण करना, CO2 को वापस लाना, दोस्तों इसके मुख्य कार्य क्या हैं। हीमोग्लोबिन के O2 का परिसंचरण करना, हमारे शरीर के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक इसी के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। उसके बाद CO2 को वापस लाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हीमोग्लोबिन का ही लाल रक्त कणिका का ही दोस्तों क्या पार्ट है। और इसमें दोस्तों जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका जो पाई जाती है 12 से 16 ग्राम 100 ml में पाया जाता है। दोस्तों 12 से 16 ग्राम 100 ml रक्त में आरबीसी नहीं दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है 12 से 16 ग्राम। अब देखते हैं 12 से 14 ग्राम दोस्तों 100 ml रक्त में पाया जाता है महिलाओं में। बारह से 14 ग्राम दोस्तों 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है महिलाओं में। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं लाल रक्त कणिका या आरबीसी का आकार किस प्रकार का होता है। आकार दोस्तों आरबीसी का देखते हैं, इसका आकार उभयतल होता है। इसका आकार दोस्तों उभयतल होता है। अब देखते हैं दोस्तों आरबीसी का हमारे शरीर में किस अंग में निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण दोस्तों हमारे अंग में, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है, वहाँ पर होता है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में और यकृत में भी होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत को दोस्तों इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। प्लीहा है दोस्तों, निर्माण होता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन दोस्तों भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण
यकृत या लीवर जिसे कहा जाता है उसमें, और प्लीहा जिसे स्प्लीन में इसका निर्माण आरबीसी का होता है। अब दोस्तों देखते हैं आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं इसके बाद श्वेत रक्त कणिका दोस्तों। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं रक्त कणिका का दूसरा भाग जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका जिसे कहा जाता है। अब चलो दोस्तों इसमें देखते हैं सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ पे होता है। इसका निर्माण दोस्तों बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद दोस्तों इसका निर्माण लिम्फ नोड में भी होता है। कभी कभी इसका निर्माण यकृत में होता है जिसे लीवर कहा जाता है, और प्लीहा में भी कभी कभी होता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं श्वेत रक्त कणिका का आकार किस प्रकार का होता है। इसका आकार दोस्तों अमीबा की तरह होता है। इसका आकार दोस्तों डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका का अमीबा जैसे होता है। चलो दोस्तों अभी देख लेते हैं इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है। मृत्यु दोस्तों इसका रक्त में ही हो जाता है। रक्त में ही डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है। दोस्तों इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या अनुपात होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात दोस्तों 600:1 होता है। 600 आरबीसी होगा तो 1 डब्ल्यूबीसी होगा। उसके बाद दोस्तों इसी का भाग है रक्त कणिका का ही जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है या रक्त बिंबाणु कहा जाता है। रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं सबसे पहले प्लेटलेट्स का कहाँ निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण दोस्तों अस्थिमज्जा में होता है। इसकी मृत्यु दोस्तों प्लीहा में होती है जिसे प्लीहा को इंग्लिश में दोस्तों स्प्लीन कहा जाता है। चलो दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं इसका भी आकार कैसे होता है। इसका आकार दोस्तों इरेगुलर शेप का होता है या अनियमित इसका आकार होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है दोस्तों, अनियमित आकार होता है।
चलो दोस्तों देख लेते हैं। जैसे देखे थे RBC 600 होता है, WBC का अनुपात 1 होता है, इसी तरह इसका अनुपात 40 होगा। हमको जैसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में RBC और रक्त बिंबाणु का अनुपात कितना है, 600 अनुपात 40 बताना है, या श्वेत रक्त कणिका की बात होगी और रक्त बिंबाणु की बात होगी तो बताना है इसका श्वेत रक्त कणिका का दोस्तों 1 भाग होता है प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु का 40 अनुपात होता है। दोस्तों देख लेते हैं WBC में जो सबसे ज़्यादा होता है उसे न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा दोस्तों न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, सबसे कम बेसोफिल्स पाया जाता है। सबसे कम दोस्तों बेसोफिल्स पाया जाता है। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। दोस्तों ब्लड एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ में रक्त का क्या कार्य होता है। रक्त के कार्य, ये दोस्तों शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण। उसके बाद दोस्तों O2 CO2 हार्मोन का संवहन करता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो घाव हो जाता है, घाव को भरने में मदद करता है। घाव को भरने में मदद करना, ये सब दोस्तों इसके कार्य है, लिख दे रहे हैं ऐसे। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों O2 CO2 हार्मोन का संवहन करना। तीसरे नंबर पर दोस्तों रक्त का थक्का बनने में मदद करना। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर है घाव को भरने में मदद करना। दोस्तों जितना फैक्ट था रक्त परिसंचरण तंत्र से मैंने उसे पूरी तरह से लगभग कवर कर लिया हूँ। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड करूँगा। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।